हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जो 28 फरवरी को पेपर हुआ था, 28 फरवरी 2025 को रीट का, उसको डिस्कस करेंगे, आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो 28 फरवरी का ये पेपर है और जो सीरीज हमारी है ये ए है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं। मतलब कि बच्चों में जो वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, तो कौन सी अवस्था में? तो जो सेंसरी मोटर है हमारी, स्वेदी मोटर चरण। ठीक है, तो स्वेदी गामक जो अवस्था होती है उसमें है वो बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अब देखो दूसरा, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए और स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? तो जो हमारा लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत है, जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो भाई वो हमें, मतलब कि हमारी जो मंजिल तक है वो हमें ले जाता है। ठीक है, तो हमारी जो मोटिवेशन हमारा उसको बढ़ाने और जो स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित होता है लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो तीसरा, केटल के सिद्धांत के केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? यानी कि जो तरल बुद्धि है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो तरल बुद्धि है वो हमारे पिछले अनुभव से ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता, भावनात्मक विनिमय और सामाजिक कौशल, मौखिक कार्यों का विश्लेषण करने की क्षमता, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्या को हल करने की क्षमता। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पिछले अनुभव से ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता। ठीक है, तो केटल ने दो प्रकार की बुद्धि दी थी, एक तो तरल बुद्धि और एक जो अपनी है वो और दी थी। ठीक है, तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, केटल का पोर्शन पिछले पेपर में भी पूछा गया था, 27 फरवरी वाले में। और अब देखो एनसीएफ से भी क्वेश्चन दो उस पेपर में आए थे, एक यहाँ आ गया। एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना और जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। एनसीएफ कहता है कि शिक्षा ऐसी हो जो बिना बोझ के हो, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, तो शिक्षा है वो बिना बोझ वाली होनी चाहिए, जो शिक्षा हम बच्चों के विद्यालय को हम बच्चों के जो बाहरी जीवन है उससे जोड़ सके। ठीक है, तो एनसीएफ इस बात पर बल देता है। तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है वो पूछा गया था। ठीक है, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वाले पेपर में, 27 वाला है। रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? तो रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? तो ये होगा तैयारी का चरण। ठीक है, तो तैयारी का जो चरण है हमारा, ये पहला चरण होता है। ठीक है, रचनात्मकता में। अब देखो भाई, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है? तो भाई इसमें बात कर रहा है कि व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर। तो ये हम बात करेंगे सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिविन्यास। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो छठे में डी है। अब देखो भाई सातवां क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो डेटा जो एक्शन रिसर्च में हमारा है वो डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो वो होगा सहसंबंध टी परीक्षण। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन ए, सहसंबंध टी परीक्षण। अब देखो आठवां क्या बता रहा है, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है, जबकि परिपक्वता है वो आनुवांशिक है। ठीक है, तो सीखना क्या है, हम बाहरी जो अनुभव हमारे उससे सीखते हैं चीज़ों को, जबकि जो परिपक्वता होती है ये होती है आनुवांशिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो भाई ये पेपर है वो जो 27 फरवरी वाले पेपर से ज़्यादा सरल है, क्योंकि उसमें है वो जो लैंग्वेज और क्वेश्चन दोनों ही डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, तो ये सरल है, ये पेपर मैंने पढ़ा सरल है। व्यक्ति क्वेश्चन हमारा 9 है, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है? तो ये करता है जो भावनात्मक और जो संवेगात्मक प्रवृत्तियां होती है, यानी कि इमोशनल एंड इफेक्टिव टेंडेंसीज। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियों को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो आंतरिक कारक कौन सा है? देखो सहपाठी संबंध, ये भी बाहरी है, सामाजिक आर्थिक ये सब बाहरी है, लेकिन जो बुद्धिमत्ता है ये आंतरिक है। ठीक है,
ये आंतरिक कारक है। अब देखो 11वां, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे, क्वेश्चन में बड़ा कर देती हूँ, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? तो समायोजन हम एडजस्टमेंट किससे करते हैं? तो स्वयं और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, स्वयं के और जो पर्यावरण हमारा उससे के बीच में जो समायोजन करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? तो पहला कदम है हमारा उद्देश्यों की पहचान करना। तो सबसे पहले हम उद्देश्यों की पहचान करेंगे, भाई हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इस परीक्षण को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन हमारा 12वां। अब देखो 13वां क्वेश्चन, औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? तो औसत से जो कम, मतलब एवरेज से जो नीचे होते हैं उनके लिए कौन सी जो शिक्षण है वो व्यवस्था की जानी चाहिए? तो सामग्री को जो छोटे छोटे भागों में और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना, मतलब जो सामग्री है हमारी, जो भी हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उन्हें समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो भाई जहाँ केवल वर्ड दिख जाए ना वो नकारात्मक होगा। ठीक है, केवल परिपक्वता, भावनात्मक तनाव, तनाव भाई गलत है, स्ट्रेस नहीं होगा, शारीरिक थकावट ये होगा। प्रशिक्षण और अभ्यास से वो जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं वही सीखना होता है, वही अधिगम होता है। ठीक है, यही अधिगम की सही परिभाषा है। अब देखो क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। ठीक है, वंशक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? वंशक्रम और जो पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता है वो दर्शाती है कि गुण केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। जहाँ केवल वर्ड है ना काट दो तुम। अब देखो विकास को वंशक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं, ये राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो ये पेपर में मुझे इजी लग रहा है काफ़ी, क्योंकि जो पिछला वाला पेपर था वो डिफिकल्ट था। मूल्यांकन वो अभी मैंने कराया नहीं, मैं बाद में करवाऊंगी। ठीक है, आपको मूल्यांकन प्रक्रिया में रूबिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? तो भाई मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। ये साइकोलॉजी वाला जो पेपर है ये काफ़ी उससे बेटर है, इतना टफ नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया में रूबिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? तो रूबिक्स क्या होते हैं भाई? वे छात्र, ये पिछले वाले में पूछा गया है। ठीक है, रूबिक्स को उसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पूछा गया। ठीक है, मतलब एसएसटी की जो अपने शिक्षण विधियों के तहत इसको पूछा गया। ठीक है, इसमें ऐसे पूछ लिया साइकोलॉजी में। वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करता है रूबिक्स। ठीक है, तो जो छात्र है उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, छात्रों ने कैसा परफॉर्मेंस किया इसका इवेल्यूशन करने के लिए ये है वो स्पष्ट जो मानदंड है वो प्रदान करता है। ओके, तो ध्यान में रखना रूबिक्स के बारे में। ठीक है, ये मूल्यांकन से संबंधित है। अब देखो समाज में प्रतिभाशाली बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो राष्ट्र के लिए एक भार, भार तो नेगेटिव दिखाएगा। ठीक है, एक निर्भर व्यक्ति, ये भी गलत है। अमूल्य संसाधन, ये राइट है। और सामाजिक रूप से ये निष्क्रिय, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के पता चल रहा है अमूल्य संसाधन, अमूल्य धरोहर के रूप में। ठीक है, अब देखो 18 में क्या पूछा है? बुद्धि से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आए हैं। देखो इसमें बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्य को समझने से संबंधित है? स्वयं की। तो भाई इसमें क्या है कि देखो अंत्य व्यक्ति को बुद्धिमत्ता और अंत्य व्यक्ति की इसमें ना कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें देखो इसमें हो जाएगा ऑप्शन इंटरपर्सनल। तो इसमें हमारा 2 नंबर क्वेश्चन होगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो इंग्लिश टर्म देख लेना, अंत्य व्यक्ति। ठीक है, ये हो जाएगा इंट्रा और इसमें होता है इंटर मतलब दूसरों की। इंटर में तो क्या होता है दूसरों की, जो स्वयं की और दूसरों की समझते हैं हम। ठीक है, जो भावनाएं हैं उनको स्वयं को, लेकिन जो इंट्रा होता है उसमें केवल खुद की समझते हैं। ठीक है, दूसरों की नहीं समझ पाते। अब देखो जो 19 हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, ये भाई 19 नंबर देखो, आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ये उस साइकोलॉजी में आया है, मतलब 27 फरवरी वाला जो पेपर है शिफ्ट 2 का उसमें भी आया है। ठीक है, अतिरिक्त जो आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण बताना है। तो ये होगा एक कार्य जिसके लिए कई उदाहरण की आवश्यकता होती है, तो भाई अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है, विनाशकारी दृश्य वाला पाठ, असंबंधित पृष्ठभूमि शोर से प्रतिबंधित करना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए, मतलब जो जटिल चीजें हैं उनको पहचानने के लिए है वो संघर्ष कर रहा है, तो ये आंतरिक मतलब अंदर इंटर। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? तो भाई बच्चा कैसे व्यक्त करेगा? जो एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है तो वो कैसे करेगा? स्वर और व्यंजन नहीं, पूर्ण वाक्यों के माध्यम बिल्कुल नहीं, वस्तु की ओर इशारा करके, तो उसे पता ही नहीं है इशारा वगैरह, तो वो करेगा भाई रोने और ध्वनियों के माध्यम। सबसे पहले देखो उसको भूख लगी है, बच्चे को भूख लगी है तो वो रोएगा, ऑब्वियसली बात है कि वो रोने लगेगा। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 21वां, आरटी एक्ट की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से कौन सा होना चाहिए? तो जो आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम जो प्राथमिक रूप से होना चाहिए, तो प्राथमिक रूप से होना चाहिए। माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक रूप से होना चाहिए। प्राथमिक पूछा है तो यहाँ पे भाई प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय भाषा और जो मातृभाषा है वो पढ़ानी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई राजस्थान का बच्चा है तो उसे है वो जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, और जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे मारवाड़ी, उसमें है वो पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। अब देखो
22 नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन, कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो कौन सा समायोजन तंत्र है वो शराब या जो नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो इसमें करता है व्यक्ति जो पलायन द्वारा समायोजन, वो भागने की कोशिश करेगा भाई। मतलब जो भी अगर कोई परेशानी दिक्कत वगैरह आ गई है तो वो शराब पिएगा, ठीक है, और जो भी वो जो दुश्चिंता चिंता टेंशन है उसको शराब पीकर भूलने का प्रयास करता है और भागने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब देखो अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता, अब देखो इंग्लिश में देखो अंतर्व्यक्तिक, इंट्रा इंट्रा इन विजुअल डिफरेंसेस, तो इसमें होगा भाई व्यक्तियों के भीतर विभिन्नता है, ठीक है। तो विभिन्न व्यक्तियों के बीच केवल मानसिक केवल शारीरिक, तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट होगा, क्योंकि देखो इसमें व्यक्तियों के भीतर की जो विभिन्नताएं हैं वो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच में ये हो जाता है इंटर वाला, ठीक है, ये इंटर होता है, और ये अगर खुद की समझनी है तो ये हो जाएगा इंट्रा, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखो, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली जो वैचारिक दुविधा क्या है? तो भाई अगर किसी ने 27 फरवरी वाला पेपर देखा है तो 5-7 क्वेश्चन है वो सिमिलर है, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड ही पूछे गए इस पेपर में भी। तो रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा जो सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा है वो क्या होती है? शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना, तो ये ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा कि शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। ऑप्शन 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, तो कौन सा व्यक्तित्व है इन्वेंट्री गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? इन्वेंट्री गुणों को, तो ये 16 PF स्केल जो केटल की है ना, ये जो 27 फरवरी वाले पेपर में भी पूछा गया था, प्रक्षेपी निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी तकनीक नहीं है ऐसी, ठीक है, प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो इस प्रकार से। तो इन्वेंट्री गुणों को मापने के लिए कौन सा कारक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है? केटल की 16 जो PF प्रश्नावली बनाई थी उसने, वो कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचना, देखो कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो जो संख्यात्मक है वो सूचकांक कौन सी जो विधि है वो प्रदर्शित करती है? तो ये हो जाएगा हमारा मापन, क्योंकि मापन है ना, यानी कि मेजरमेंट में हम है वो संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं आंकड़ों को, ठीक है, संख्या द्वारा, ठीक है, इस प्रकार से मापन हो जाएगा। 27 में है कि मस्तिष्क पक्षपात का सामान्य कारण क्या है? तो मस्तिष्क पक्षपात, तो अगर आप देखोगे तो इसमें हो जाएगा जन्म से पहले या जन्म के दौरान कोई मस्तिष्क की क्षति हो जाना, ठीक है, मस्तिष्क पक्षपात का कारण है, ठीक है। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक चलता है? तो ये हो जाएगा जो निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो निरंतरता, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक विकास हमारा चलता है, और वृद्धि है वो एक निश्चित टाइम पीरियड तक बाद होने के बाद में फिर रुक जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? 29 है। कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है भाई? कॉन्सेप्ट मैपिंग की प्राथमिक संरचना क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा चित्र और एनिमेशन। शुरुआत में हम प्राथमिक पूछा, प्राथमिक, तो देखो चित्र और कॉन्सेप्ट मैपिंग की प्राथमिक जो संरचना है वो चित्र और एनिमेशन है। प्रारंभ में हम चित्र और एनिमेशन के द्वारा सिखाएंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो इसमें क्या होगा कि बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है। प्रकृति नाम आया, देखो प्रकृति आ गया ना, तो पर्यावरण, ठीक है, और पोषण, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने बन रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो ये है 28 फरवरी वाला पेपर शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।